बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन फेडरल बोर्ड एजेके केपीके न्यू करिकुलम 2025 ग्रेड 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 13 क्लाइमेट चेंज हम आज स्टार्ट करेंगे। आज इसका लेक्चर नंबर 1 है और छोटा सा चैप्टर है ये भी गुज़िश्ता चैप्टर की तरह। इसमें आज का जो लेक्चर है हमारा, वो जो सबसे पहला एसएलओ इस चैप्टर का, डिस्क्राइब हाउ क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स फ्लोरा एंड फाना। तो हम आज के लेक्चर में इस पहले एसएलओ को कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये पूरा एसएलओ आज के लेक्चर में कवर हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमने आज के लेक्चर में दरअसल इस एसएलओ को कवर करने के लिए पहले थोड़ा सा ग्राउंड प्रिपेयर करना है। यानी चूंकि चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो वेदर और क्लाइमेट का हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ये दोनों बड़ी रिलेटेड टर्म्स हैं, तो इनमें फर्क क्या होता है, इस बात को अंडरस्टैंड करने के बाद फिर आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में बताएंगे कि ये जो टर्म है क्लाइमेट चेंज से क्या मुराद होती है और इसके कॉजेज क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो नेचुरली हमारे सराउंडिंग में डेवलप हो रहे हैं और उनकी वजह से क्लाइमेट चेंज आ रहा है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी अपनी इंटरवेंशन की वजह से, यानी इंसानी मुदाखलत की वजह से, ह्यूमन कॉज्ड या एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, जिनकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो हम आज का लेक्चर सिर्फ इन चीजों पर मुश्तमिल रखेंगे। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये जब हमें कॉजेज समझ में आ जाएंगे और क्लाइमेट चेंज होता है क्या ये समझ में आ जाएगा, तो फिर हम इस क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी ऑब्जर्व कर सकेंगे कि फ्लोरा और फाना के ऊपर, यानी प्लांट्स और एनिमल्स, फ्लोरा ओवरऑल प्लांट्स को कहते हैं और फाना एनिमल्स को कहते हैं, तो इन दोनों लिविंग बींग्स के ऊपर क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये हमारा मेन टारगेट होगा जिसको हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में कवर कर पाएंगे। तो आज का लेक्चर इन चीजों पर मुश्तमिल है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो दो टर्म्स आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, वेदर वर्सेस क्लाइमेट, इन दोनों में बड़ा गहरा ताल्लुक है, लेकिन दोनों डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं। वेदर एंड क्लाइमेट कहा जाता है कि दे आर क्लोजली रिलेटेड टर्म्स। ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा रिलेट करती हैं टर्म्स, क्लोजली लिंक्ड टर्म्स हैं ये, और दे आर ऑफन कंसिडर्ड एज सिनोनियम्स। आम लोग इसको जनरली सिनोनियम्स के तौर पर इनको ट्रीट कर रहे होते हैं, यानी ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये शायद एक ही मीनिंग रखते हैं दोनों वर्ड्स। लेकिन साइंस के अंदर वेदर और क्लाइमेट ये अलग अलग इनका कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, ये इनका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल वाजे तौर पर डिफरेंट है साइंटिफिकली। तो हम चूंकि साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां पर आपको क्लियर करेंगे कि वेदर और क्लाइमेट से क्या मुराद होती है। तो पहले जरा देखिए कि वेदर किसे कहा जाता है। तो वेदर का मतलब ये होता है कि जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर शॉर्ट टर्म चेंजेस आ रही होती हैं, शॉर्ट टर्म चेंजेस, आरजी चेंजेस, यानी वो चेंजेस ऐसी होंगी जो जल्द जल्द रिकवर हो रही होंगी। जैसे मिसाल के तौर पर किसी जगह पर अचानक टेम्परेचर ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, ठीक है, तो ये एक शॉर्ट टर्म चेंज होगा इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर। इन्वायरमेंट आप जानते हैं ना, हमारी सराउंडिंग को कहा जाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में उसके चारों तरफ जो कुछ भी मौजूद है, चाहे वो लिविंग बींग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, उनको कलेक्टिवली इन्वायरमेंट कहा जाता है। तो उसके इन्वायरमेंटल कंडीशंस में टेम्परेचर एक कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का। उस टेम्परेचर के अंदर अगर फ्लक्चुएशन आती है, कभी बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है या कभी बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर हो जाता है, तो ये एक शॉर्ट टर्म चेंज कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरह से वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर, उसके अंदर शॉर्ट टर्म चेंजेस आती हैं। कभी हमारी एयर ह्यूमिड हो जाती है, बहुत ज्यादा वेपर्स इसके अंदर अक्यूमुलेट हो जाते हैं, और कभी एयर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो ये भी शॉर्ट टर्म चेंज होगा। एंड सिमिलरली प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि जो वाटर ऊपर से नीचे गिरता है उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। मसलन ये वाटर ऊपर से जब नीचे प्रेसिपिटेट हो रहा होता है, तो ये वाटर रेन की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो सकता है, तो कभी रेन हो रही होती है कभी नहीं हो रही होती। ये प्रेसिपिटेशन स्नो की फॉर्म में हो सकती है,
तो कभी किसी जगह पर स्नो गिर रही होगी, कभी नहीं। और इसी तरह से हेल्स, ये जो ओले पड़ते हैं, या फिर जो ये ओस गिरती है, शबनम, ड्यू। तो इस तरह से आप देखिए ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं प्रेसिपिटेशन की, और ये प्रेसिपिटेशन हर जगह पर बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं रहती, इसके अंदर भी फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। सिमिलरली आप देखिए जो डे लाइट है, तो डे लाइट के अंदर भी आपको क्विक वेरिएशंस दिखाई देती हैं। कभी बादल आ जाएं, क्लाउडी हो जाए तो डे लाइट कम हो जाएगी, और बादल हट जाएं तो बहुत ज्यादा ब्राइट सनशाइन आ जाती है, सनी डे बन जाता है। और इसी तरह से वाटर की अवेलेबिलिटी, तो किसी जगह पर पानी कभी बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, फ्लडिंग हो जाती है, और कभी कहीं पानी की बहुत शदीद किल्लत हो जाती है, जिसे ड्राउट कहा जाता है। तो आपने देखा कि ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर शॉर्ट टर्म चेंजेस थी। तो इन शॉर्ट टर्म चेंजेस को कहा जाता है वेदर। तो वेदर क्या है भाई? वेदर इज शॉर्ट टर्म चेंजेस इन इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ठीक हो गया। अच्छा, तो दूसरी तरफ अगर हम क्लाइमेट को कंसिडर करें, क्लाइमेट क्या चीज होती है? तो क्लाइमेट इज ओवरऑल पैटर्न ऑफ वेदर। किसी भी एरिया के अंदर जो ओवरऑल पैटर्न ऑफ वेदर होगा उसे क्लाइमेट कहा जाएगा। ओवरऑल पैटर्न ऑफ वेदर से क्या मुराद है? कि यानी जो वेदर उस एरिया के अंदर प्री डोमिनेंट हो, यानी ज्यादा अरसे के लिए, मसलन साल में ज्यादा दिन उस जगह पर किस तरह का वेदर रहता है। और ये वेदर पैटर्न बेशक वहां पर देखो, हो सकता है कि उस एरिया के अंदर ज्यादातर गर्मी पड़ती हो साल के दौरान, और बीच में कुछ अरसा ठंडक वाला भी आता हो, सर्दियों का भी आता हो, लेकिन सर्दियां इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट ना हो वहां पर, बहुत हल्का सा कूल वेदर बनता है, लेकिन फिर दोबारा पूरे साल ज्यादा अरसे के लिए गर्मी रहती है। तो ये इस तरह से हर साल यही पैटर्न वहां पर फॉलो होता है। तो हम कहेंगे कि इस इलाके का क्लाइमेट वार्म है, कि यहां पर ज्यादातर गर्मी पड़ती है। ठीक है ना? तो ये ओवरऑल पैटर्न ऑफ वेदर दैट प्रिवेल्स ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू डेकेड्स टू इवन सेंचुरीज। ठीक है ना? दैट प्रिवेल्स ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू डेकेड्स, यानी कुछ दहाइयों से लेकर कुछ सदियों तक ये इस तरह प्रिवेल करता है। इसके अंदर भी, क्लाइमेट के अंदर भी चेंज आता है नेचुरली। अभी हम इसी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का टाइटल ही क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर हम आते हैं अभी। तो इसके अंदर भी नेचुरली चेंज आएगा, लेकिन ये चेंज इतना क्विक नहीं होगा, ये कई सालों बाद जाकर इसके अंदर चेंज आता होता है। ठीक है? तो पहले तो ये चेंज बहुत ज्यादा अरसे के बाद किसी जगह पर आया करता था, अब थोड़ा सा ये चेंज क्विक हो गया जब से इंसान की पॉपुलेशन यहां पे बढ़ी है। तो इसकी मिसाल आप यूं ले लीजिए कि जैसे ओशन, ओशन एक ऐसा एरिया है हमारी अर्थ का जहां पर सारा साल ओवरऑल जो पैटर्न ऑफ वेदर है वो एक सा रहता है। सिमिलरली जो फॉरेस्ट होते हैं उनका पैटर्न ऑफ वेदर सारा साल एक जैसा रहता है। जो डेजर्ट्स होंगे उनका पैटर्न ऑफ वेदर यानी क्लाइमेट उनका अलग टाइप का होगा। तो आप देखिए ये जो फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओशंस, ये अपने क्लाइमेट की बेसिस के ऊपर इनको हम डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं कि ओशन एक अलग टाइप का क्लाइमेटिक रीजन है, फॉरेस्ट अलग टाइप का, बिल्कुल इसी तरह से डेजर्ट है, प्लेन्स हैं। तो इनके अंदर डिस्टिंक्ट क्लाइमेट पैटर्न पाया जाता है। ठीक है? तो ये है क्लाइमेट। आई होप कि अब आपको वेदर और क्लाइमेट में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर फर्क समझ में आ गया होगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो चैप्टर का टाइटल है वो है क्लाइमेट चेंज। ठीक है? क्लाइमेट चेंज। हम इस चैप्टर के अंदर क्लाइमेट चेंज के कॉन्सेप्ट को आगे अब प्रमोट करेंगे, और क्लाइमेट चेंज के फैक्टर्स, उनके कॉजेस क्या हैं, किस तरह से क्लाइमेट चेंज आ रहा है, और उसकी वजह से फिर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या इंपैक्ट डेवलप होते हैं। तो हमने इस चीज को आगे कवर करना है जी। तो क्लाइमेट चेंज, देखो क्लाइमेट चेंज टर्म, ये बजाहिर ऐसा लगता है कि ये बड़ी रीसेंट टर्म है, ये अभी फ्रीक्वेंटली यूज की जाने लगी है, लेकिन ये एक अरसे दराज से ये टर्म यूज हो रही थी। पहले इतना ज्यादा इसके ऊपर वावेला नहीं मचाया जाता था, या इसको बहुत ज्यादा सोचा नहीं जाता था, इसके बारे में फिक्र नहीं लाहक थी। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा सिवियरली अपनी सिग्निफिकेंस शो कर रहा है। ठीक है? उसकी वजह क्या है, क्लाइमेट चेंज है क्या चीज को पहले हम समझते हैं, और फिर आपको समझ में आएगा कि किस
वजह से ये क्लाइमेट चेंज डेवलप हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म ग्रेजुअल एंड अपरेंटली इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। बजाहिर वो चेंजेस जो क्लाइमेट के अंदर आ रही होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं, यानी इरिवर्सिबल इस सेंस में होंगी कि वो थोड़े अरसे के दौरान तो जाहिर है वो चेंजेस रिकवर नहीं होंगी, तो इस तरह से हमें लगता है कि वो शायद इरिवर्सिबल हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि क्लाइमेट चूंकि ओवरऑल पैटर्न ऑफ वेदर है दैट प्रिवेल्स फ्रॉम फ्यू डेकेड्स टू इवन सेंचुरीज, अभी आपको ये बात बताइए। तो अगर क्लाइमेट के अंदर कोई चेंज आएगा तो वो सदियों के बाद वो चेंज आएगा, और इसी तरह से वो चेंज दोबारा रिकवर भी सदियों के बाद ही जाकर होगा, ठीक है ना। तो वो बजाहिर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो जो चेंज आ रहा है क्लाइमेट के अंदर वो इरिवर्सिबल है, ठीक है ना, अपरेंटली इरिवर्सिबल, इस वजह से इसको कहा गया है। तो लॉन्ग टर्म ग्रेजुअल एंड अपरेंटली इरिवर्सिबल चेंजेस इन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ एन एरिया दैट मे अफेक्ट द होल वर्ल्ड विद पैसेज ऑफ टाइम। यानी ये जो क्लाइमेट चेंज है ये एक ऐसा फिनोमेनन है कि ये किसी एक एरिया में अगर क्लाइमेट चेंज डेवलप हो रहा है तो दूसरों को खुश होने की जरूरत नहीं है कि बस वो पर्टिकुलर एरिया क्लाइमेट चेंज के असरात में आ रहा है तो बाकियों को कुछ नहीं होगा। ये आहिस्ता आहिस्ता क्लाइमेट चेंज अपना इंपैक्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता जाता है और फिर पूरी दुनिया इसकी लपेट में आती है, ठीक है। तो अब इस तरह से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की टर्म यूज की जा रही है कि ये क्लाइमेट चेंज सिर्फ किसी एक एरिया में नहीं बल्कि ओवरऑल पूरी अर्थ के ऊपर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसके अंदर शिफ्टिंग हो रही है, उसमें शफलिंग हो रही है, ठीक है। तो इस क्लाइमेट चेंज के अगर उसके अंदर हम मेजर उसके जो इवेंट्स हैं उसको कंसिडर करें कि क्लाइमेट चेंज में किस किस तरह की चीजें इंक्लूड हो रही हैं, तो उसमें आपको पता चलता है कि भाई जो एवरेज राइज इन ग्लोबल एयर टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है, गर्मी का जो पीरियड है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से एवरेज राइज इन ग्लोबल एयर टेम्परेचर, दिस इज वन ऑफ द इवेंट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ये इसका क्लाइमेट चेंज का एक एविडेंस है कि ये आपको दिखाई दे रहा है कि क्लाइमेट चेंज इस तरह हो रहा है। फिर इसी तरह से ओशन एसिडिफिकेशन के समंदरों के अंदर एसिडिटी बढ़ रही है, ठीक है, ग्रेजुअली एसिडिटी बढ़ रही है और जो समंदर के अंदर आबी हयात मौजूद है, ठीक है, एक्वेटिक फ्लोरा और फाना वहां पर मौजूद हैं, तो वो तेजी से उसको वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो ये ओशन एसिडिफिकेशन, दिस इज अनदर गिफ्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। एंड सिमिलरली चेंजेस इन द सीजनल ड्यूरेशन, यानी जो सर्दियां गर्मी, सर्दी गर्मी, इसी तरह से खिजा बहार, ये जो मुख्तलिफ किस्म के हमारे मौसम थे तो वो मौसम भी उनके अंदर शिफ्टिंग हो रही है। यानी जैसे सर्दियों का पीरियड बढ़ रहा है, गर्मियों का कम हो रहा है, तो कभी खिजा आगे बढ़ रही है। तो इस तरह से आप देखिए ये सीजनल ड्यूरेशंस के अंदर भी चेंजेस दिखाई दे रही हैं। दिस इज अनदर इवेंट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। चेंजेस इन द मूनसून रेनिंग पैटर्न, ठीक है, पहले आज से अगर 50-60 साल पहले या 100 साल पहले अगर आपने बड़े बुजुर्गों से सुना हो तो खास ड्यूरेशन होता था जब मॉनसून की बारिशें बरसा करती थी, लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके अंदर चेंजेस आ रही हैं। यानी जो एक्सपेक्टेशन होती है कि इन मंथ्स के अंदर बारिशें ज्यादा होंगी तो सम टाइम उन मंथ्स के अंदर बारिशें नहीं होती, और जब एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि अब बारिशें नहीं होनी और वहां बारिशें ज्यादा हो जाती हैं, तो इसके अंदर भी चेंज आ रहा है। दिस इज अनदर इवेंट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। फिर इसी तरह से एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड, तो किसी इलाके में कभी किसी जगह पर ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी थी तो अचानक वहां पर एक हीट वेव आ जाती है, या किसी जगह पर बर्फबारी कभी नहीं हुई थी वहां स्नोफॉल होना शुरू हो जाए। तो ये इस तरह की जो एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड है ये भी क्लाइमेट चेंज का ही गिफ्ट है। और इसी तरह से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे इधर पाकिस्तान में भी कभी तो बहुत सिवियर किस्म की फ्लडिंग आ जाती है, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, और कभी इतना सिवियर किस्म का ड्राउट आ जाता है, यानी बारिशें नहीं होती और पानी की शदीद किल्लत होना शुरू हो जाती है। तो ये सारे क्लाइमेट चेंज के इवेंट्स हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है भाई। अच्छा, तो क्लाइमेट चेंज, वैसे तो क्लाइमेट चेंज जो है वो नेचुरली होता है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज नेचुरल चेंजेस होती हैं
जो 1000 to million of years में आती होती हैं हमारी अर्थ की इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर, और उसमें कुछ नेचुरल फेनोमेना है जो कि इसको कॉज कर रहे होते हैं। मसलन जैसे वोल्केनिक eruptions हैं, जैसे वेरिएशंस इन अर्थ्स ऑर्बिट है, अर्थ की जो मूवमेंट्स हैं उनके अंदर वेरिएशंस आती हैं, और ये हजारों सालों पर ये मुहित इवेंट्स हैं, ठीक है। इनकी वजह से क्लाइमेट के अंदर नेचुरल चेंज आ रहा होता है, और वो सदियों से आ रहा है। जब से ये अर्थ बनी है तब से ये चेंजेस क्लाइमेट, अर्थ के ओवरऑल क्लाइमेट के अंदर आ रही हैं, ठीक है। लेकिन ये जो क्लाइमेट चेंज आजकल हम इस टर्म को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसकी वजह ये मैंने भी आपको बताया था कि वैसे तो ये फेनोमेना क्लाइमेट चेंजेस के बहुत अरसे से चले आ रहे हैं, जब से अर्थ बनी है, लेकिन आजकल ये टर्म बहुत ज्यादा बोली जा रही है। उसकी वजह क्या है कि जैसे जैसे इंसान की पॉपुलेशन अर्थ के ऊपर बढ़ी है, तो उसकी वजह से खासतौर पर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ठीक है, खासतौर पर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, ये 18वीं और 19वीं सदी के अंदर इंडस्ट्रीज लगना शुरू हुई हैं, ऑटोमोबाइल्स आए, ठीक है, ये जो गाड़ियां पेट्रोल से और डीजल से चलने वाली बनी है, तो उसके बाद से ये क्लाइमेट के अंदर बहुत ड्रास्टिक किस्म की चेंजेस ऑब्जर्व की जा रही हैं। तो इस तरह से इंसान खुद जिम्मेदार है इस क्लाइमेट चेंज का। वैसे तो नेचुरल जो फोर्सेस थी वो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, और नेचर की तरफ से जो क्लाइमेट चेंज आता था वो अर्थ को यूं समझ लें कि रिसाइकल करता था। अर्थ की जो भी वियर एंड टीयर होती थी उसको वो जो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से क्लाइमेट चेंज आया करता था, जो कि हजारों सालों पर मुश्तमिल इवेंट था, वो अर्थ को एक किस्म का रिसाइकल कर देता था। अर्थ में अगर कोई खराबी आ रही होती थी तो फिर वो दोबारा से रिकवर कर जाती थी। लेकिन अब जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज को कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, तो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से इस क्लाइमेट के अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब आगे लोग सर पकड़ के बैठे हुए पूरी दुनिया में कि किस तरह से हम इन क्लाइमेट चेंजेस को रोक सकें, इनके लिए कोई मिटिगेशन डेवलप कर सकें, यानी इनको रोकने के लिए कोई ऐसे हम मैकेनिज्म्स बनाएं कि क्लाइमेट चेंज ना हो सके, ठीक है। तो इस वजह से ये अब आपके कोर्स में भी पूरा एक चैप्टर इस टॉपिक के ऊपर इंक्लूड किया गया है। हाँ जी, तो क्लाइमेट चेंज को जो फैक्टर्स कॉज करते हैं, हमने पहले आज के इस लेक्चर के अंदर उन फैक्टर्स को, उन कॉजेस को अंडरस्टैंड करना है, और उसके बाद जब हमें ये क्लाइमेट चेंज किस तरह से होता है ये समझ में आ जाएगा, तो फिर हम इसके इंपैक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के काबिल होंगे, ठीक है भाई। तो क्लाइमेट चेंज को ड्राइव करने वाले जो फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स में असल में जो बैलेंस ऑफ एनर्जी होती है ना, बैलेंस ऑफ एनर्जी एंटरिंग एंड लिविंग द एटमॉस्फेयर, उसके अंदर जब भी कोई डिस्टरबेंस आती है उस बैलेंस ऑफ एनर्जी के अंदर, यानी जो एनर्जी अर्थ में दाखिल हो रही है या अर्थ से निकल रही है, उसके अंदर जब इम्बैलेंस आता है तो उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज डेवलप होता है, ठीक है ना। अर्थ का जो क्लाइमेट है वो इस एनर्जी पर डिपेंडेंट है, तो इसके अंदर डिस्टरबेंस ये क्लाइमेट चेंज का सबब बनेगी। तो ये डिस्टरबेंस कैसे आएगी? तो बैलेंस इज डिसरप्टेड बाय बोथ नेचुरल फैक्टर्स, वो भी इसको कॉज कर रहे हैं, और साथ साथ जैसे मैंने अभी बताया कि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स यानी ह्यूमन एक्टिविटीज वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो पहले जरा हम समझते हैं कि नेचुरल फैक्टर्स वो किस तरह से क्लाइमेट चेंज का सबब बनते हैं, उनकी वजह से क्लाइमेटिक कंडीशंस में किस तरह चेंजेस आती हैं। उसके बाद फिर आपको ये एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स एक्सप्लेन करते हैं जी। तो नेचुरल फैक्टर्स जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो सकता है, तो उन नेचुरल फैक्टर्स में काफी सारी चीजें, और ये याद रखिए कि जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं वो बहुत ही ग्रेजुअल और साइक्लिकल पैटर्न में क्लाइमेट चेंज कॉज करते हैं, यानी उनकी वजह से जो क्लाइमेट चेंजेस आती हैं वो इतनी ड्रास्टिक नहीं होती, बहुत सडन नहीं होती, बहुत रैपिड नहीं होती, और साइक्लिकल होती हैं, यानी कुछ अरसे में क्लाइमेट एक तरफ टिल्ट होगा तो दूसरे कुछ अरसे के बाद वो वापस रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्लाइमेट
में यूं साइकिल चलता रहता है नेचुरल फैक्टर्स की वजह से। और ये आप याद रखें कि ये जो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से उतार चढ़ाव आएंगे ये बहुत ही स्लो होंगे, तो उसकी वजह से फिर अर्थ में कोई खराबी पैदा नहीं होती, बल्कि अर्थ जो थोड़ी सी डिटीरियोरेट हो रही होती है दोबारा से वो रिसाइकल हो जाती है। तो ये एक किस्म की फेवरेबल चीज है। लेकिन प्रॉब्लम वहां पर आता है जब इंसानी इंटरवेंशन उसमें इन्वॉल्व होती है, वो भी आगे आपको नजर आएगी। तो बहरहाल जो नेचुरल फैक्टर्स क्लाइमेट चेंज कॉज कर रहे हैं उनमें वोल्केनिक एक्टिविटी इंक्लूडेड है, सोलर वेरिएबिलिटी है, मिलेनकोविच साइकिल्स हैं, ओशन करंट और नेचुरल ग्रीन हाउस एमिट्स। तो इन चीजों को हम वन बाय वन एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले वोल्केनिक एक्टिविटी, वोल्केनोज। आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे इस तरह के वोल्केनोज मौजूद हैं और अक्सर वो वोल्केनोज इरप्ट करना शुरू कर देते हैं, उनमें से इरप्शन शुरू हो जाती है। ये जैसे आपको इस तस्वीर के अंदर दिखाया गया है, वोल्केनिक इरप्शन इन 2018 नियर एंटीगुआ ग्वाटेमाला, सेंट्रल अमेरिका में। ये एक बिल्कुल पॉपुलेटेड एरिया के करीब एक वोल्केनो था और वो रिसेंटली इरप्ट हुआ। और इस तरह से और भी दुनिया में बहुत सारी जगहों पर वोल्केनोज मौजूद हैं। तो इस तरह की जो लार्ज वोल्केनिक इरप्शन होती है, इट रिलीजेस ह्यूज अमाउंट ऑफ द डस्ट। इससे बहुत ज्यादा डस्ट निकलती है, ऐश निकलती है, इससे गैसेस निकलती हैं लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जब चीजें एटमॉस्फेयर के अंदर एक्यूमुलेट होंगी तो इन पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है, दीज पार्टिकल्स कैन ब्लॉक द सनलाइट। तो इनकी वजह से चूंकि सनलाइट ब्लॉक होना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से जो अर्थ की रेडिएशन हैं, सन की रेडिएशन अर्थ के ऊपर वो कम पहुंचती हैं। और जब वो सन की रेडिएशन अर्थ के ऊपर कम रिसीव होंगी तो डेफिनेटली कूलिंग इफेक्ट आएगा, यानी अर्थ का टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो जिन एरियाज के अंदर इस तरह से वोल्केनिक इरप्शन ज्यादा होती हैं वहां पर इस तरह के क्लाउड्स बन जाते हैं डस्ट और ऐश के, और इन गैसेस की एक्यूमुलेशन की वजह से वहां सन रेडिएशंस कम हो जाती हैं। तो उसकी वजह से उस इलाके का जो क्लाइमेटिक पैटर्न है वो अफेक्ट होता है। तो एक तो ये फैक्टर हो सकता है। अच्छा, तो वोल्केनिक इरप्शंस आल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट ओवर टाइम। यानी इससे ना सिर्फ देखो कूलिंग आती है, बल्कि कुछ जगहों पर जहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इमिट हो रही होती है तो ये एक किस्म की ग्रीन हाउस गैस है। ये सन की रेडिएशंस को पास तो होने देती है, बट जो हीट रेडिएशंस वापस बैक होने लगती है उनको ये रोक लेती है, ठीक है ना। तो इस तरह की ये गैस है और उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बजाय कम होने के बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों बातें पॉसिबल हैं इन वोल्केनिक इरप्शन एक्टिविटीज की वजह से। अच्छा, इसके अलावा देखो सोलर वेरिएबिलिटी। तो सोलर वेरिएबिलिटी क्या चीज है कि सन्स एनर्जी आउटपुट, जो सन से रेडिएशंस निकल रही हैं, दिस आउटपुट इज नॉट कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि सन बिल्कुल एक जितने अमाउंट में रेडिएशंस निकाले जा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट कांस्टेंट, बल्कि क्या होता है कि कैन वेरी ओवर टाइम ड्यू टू सोलर साइकिल्स। सन में कुछ साइकिल्स चल रही हैं जिनको हम सोलर साइकिल्स कहते हैं, ठीक है। कुछ चेंजेस आ रही होती हैं तो उनकी वजह से ये जो रेडिएशंस इमिट होती हैं सन से वो कांस्टेंट नहीं होती, उसमें वेरिएशन आती है। यानी सन गोज थ्रू अ रिपीटिंग साइकिल एवरी 11 ईयर्स, शिफ्टिंग बिटवीन, दो तरह से ये इसमें चेंज आ रहा होता है। हर 11 साल के बाद ये चेंज आता है। एक को कहते हैं सोलर मिनिमम, उसमें सोलर रेडिएशंस लो हो जाएंगी, लो एक्टिविटी होगी, और फिर अगले 11 साल ये सोलर मैक्सिमम वाली साइकिल आएगी जिसमें हाई एक्टिविटी हो जाएगी। असल में ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि सन के अंदर जो प्लाज्मा मौजूद है उसकी रोटेशन हो रही होती है, तो उसकी अनइवन रोटेशन की वजह से ये ऐसा हो रहा होता है। और ये साइकिल यूं 11 साल के बाद रिपीट हो रही होती है। यानी हर 11 साल में 11 साल के बाद थोड़ा सा पीरियड जो है ना वो ज्यादा हाई टेम्परेचर का आता है, फिर इस तरह 11 साल वो टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा, अगले 11 साल यूं ज्यादा होगा। तो ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। दिस साइकिल अफेक्ट्स द सन्स मैग्नेटिक फील्ड, इससे सन की मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आएगा। सन स्पॉट्स, ये सन स्पॉट्स जो गर्मी कॉज करते हैं,
सन फ्लेयर्स जो उससे वो निकल रही है, हीट निकल रही है, और रेडिएशन आउटपुट, इन सब के अंदर इन साइकिल्स की वजह से चेंज आता है। यानी जब सोलर मिनिमम साइकिल होगी तो एक्टिविटीज लो हो जाएंगी सन की, और सोलर मैक्सिमम में एक्टिविटी हाई होंगी। तो ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है, इनकी वजह से क्लाइमेट के अंदर यूं चेंज आ रहा होता है। लेकिन ये आप देखिए, ये साइकिल्स हैं, ये अगर एक दफा टेम्परेचर बढ़ेगा तो दूसरी दफा कम भी हो जाना है, तो ये साइकिल इस तरह से चलता रहता है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और नेचुरल साइकिल्स, इनको मिलानकोविच साइकिल्स कहा जाता है। मिलानकोविच साइकिल्स क्या होती हैं? दीज आर लॉन्ग टर्म चेंजेस। ये अर्थ के अंदर, ये एनवायरमेंट के अंदर हमारे लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं, दैट अकर स्लोली एंड पीरियोडिकली। ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता ये चेंजेस आ रही हैं, और कुछ कुछ अरसे के बाद ये चेंजेस आती हैं। ओवर टाइम इन द अर्थ ऑर्बिट, किस में चेंज आती है ये चेंज आएंगी अर्थ के ऑर्बिट के अंदर। अर्थ की जो रोटेशन है उसके एक्सिस, एक्सियल टिल्ट के अंदर, जो अर्थ का एक एक्सिस है सन के साथ, वो किस एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है, उसके अंदर ये चेंजेस आएंगी। तो इसकी वजह से भी अमाउंट ऑफ सनलाइट जो हमारी अर्थ के ऊपर रिसीव हो रहा है उसमें वेरिएशन आ जाएगी, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंजेस एक्सपेक्टेड है। तो ये साइकिल्स तीन तरह की होती हैं। इसमें एक को कहते हैं सेंट्रिसिटी, दूसरी है ऑब्लिकिटी, तीसरी है प्रिसेशन। तो देखो, सेंट्रिसिटी क्या है कि द शेप ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं उसको कहते हैं सेंट्रिसिटी। मसलन देखो, ये आप देख रहे हैं अर्थ का वो जो इक्वेटर एरिया होता है ना, इक्वेटर एरिया, तो अर्थ उस जगह पर थोड़ी सी इलिप्सॉइडल है, इलिप्सॉइडल, ठीक है। और ये आप देखें कि अर्थ सन के गिर्द जब ये रोटेट कर रही होती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसका जो रोटेशनल होता है ना, रोटेशनल पीरियड, ये आहिस्ता आहिस्ता ये रोटेशन का जो एक्सेस है ये चेंज होता जाता है। यानी तकरीबन 1 लाख साल के दौरान ये मोर सर्कुलर से मोर इलिप्सॉइडल, या थोड़ा सा ये थोड़ा एक्सपेंडेड हो जाएगा। और जब ये इस तरह से होगा तो उसकी वजह से ओवरऑल क्लाइमेट के अंदर चेंज आएगा, अर्थ के ऊपर जो सन की रेडिएशन रिसीव होगी उसमें डिफरेंस आ जाएगा। फिर ये 1 लाख साल के बाद जाकर फिर दोबारा से ये अपने ओरिजिनल वो जो सर्कुलर उसका ऑर्बिट था उसके अंदर वापस आएगा। तो अर्थ किस ऑर्बिट के अंदर, जो जिस ऑर्बिट में अर्थ इस तरह सन के गिर्द रोटेट कर रही है, उस ऑर्बिट के अंदर ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज आ रहा है, इसको कहते हैं इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो ये तकरीबन कोई 1 लाख साल लगते हैं इस ऑर्बिट के अंदर चेंज आने में। तो ये एक नेचुरल फिनोमेनन है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ऑब्लिकिटी, द टिल्ट ऑफ द इट्स एक्सेस, इसको ऑब्लिकिटी कहा जाता है। यानी ये क्या चीज है कि अर्थ और सन के दरमियान अगर आप एंगल देखें कि अर्थ सन के साथ किस एंगल से मौजूद है, तो वो बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट नहीं होगी, थोड़ा सा उसके अंदर टिल्ट मौजूद होगा। अच्छा, अब ये जो टिल्ट है अर्थ के अंदर, अर्थ के एक्सिस के अंदर, इस टिल्ट के अंदर वेरिएशन आती रहती है। ये टिल्ट 22.1 डिग्री से 24.5 डिग्री के दरमियान इस तरह से चेंज होता है, और इसी को कहते हैं ऑब्लिक्विटी। और तकरीबन ये जो चेंज है ये 41,000 ईयर्स में जाकर आता है। साइंटिस्ट ने इसको एस्टिमेट किया है कि ये जो इसके टिल्ट के अंदर एक्सिस के टिल्ट में जो चेंज आ रहा है 24.5 डिग्री टू 22.1 डिग्री और फिर वापस बैक, जिसको ऑब्लिक्विटी कहा जाता है, तो इसमें तकरीबन 41,000 साल लगते होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से भी सन से आने वाली रेडिएशंस की इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, और जो क्लाइमेट है उसके अंदर चेंजेस आएंगी। फिर इसी तरह से एक और साइकिल, मिलानकोविच साइकिल की जो तीसरी टाइप है, दिस इज नोन एज प्रिसेशन। तो प्रिसेशन में क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सिस, तो डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सिस क्या है कि ये जब इस तरह से अपने ही एक्सिस के गिर्द जब ये इस तरह रोटेट कर रही होती है ना, जो दिन और रात आ रही होती है, तो इसके अंदर भी इस तरह से वेरिएशन आ रही होती है। तो इस वेरिएशन में भी तकरीबन कोई 26,000 साल लगते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कुछ साइकिल्स हैं,
साइकिल इस वजह से कहा जा रहा है कि इनमें चेंज आएगा और दोबारा फिर वापस अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाएगा, फिर चेंज आएगा, फिर अपने ओरिजिनल पॉइंट पे ये चीज आ जाएगी। तो इन साइकिल्स की वजह से ओवरऑल अर्थ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनके अंदर वेरिएशंस आती हैं। यानी वो एक दफा अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो दोबारा फिर वो कुछ अरसे के बाद वापस अपनी ओरिजिनल हालत में वापस भी आ जाएगा। तो ये एक और नेचुरल फैक्टर था जो क्लाइमेट चेंज का सबब बनता है। अच्छा, इसके अलावा देखो ओशन करंट्स। ओशन करंट्स क्या होते हैं कि ओशन स्टोर्स एंड ट्रांसपोर्ट हीट अराउंड द वर्ल्ड थ्रू द करंट्स। देखो ये जो समंदर के अंदर लहरें पैदा हो रही होती है ना, ये विंड्स चलती हैं, उनकी वजह से यूं करंट्स पैदा होते हैं, लहरें पैदा होती हैं। तो ओशन अपने अंदर बहुत ज्यादा हीट को स्टोर भी करता है, उसको ट्रांसपोर्ट भी करता है इन करंट्स की वजह से। ठीक है, तो ये जो करंट्स पाए जाते हैं ओशन के अंदर, इन करंट्स को यानी इन चेंजेस को दो हिस्सों में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ये दो तरह के सर्कुलेशन पैटर्न्स हैं, उनमें से एक को कहा जाता है एल नीनो और दूसरा ला नीना। ठीक है, ये दो तरह के सर्कुलेशन पैटर्न्स कहलाते हैं। जो ओशन करंट्स हैं उनके दो तरह के पैटर्न्स हैं, एल नीनो एंड ला नीना, और इन दोनों की वजह से क्लाइमेट चेंजेस नेचुरली आ रही हैं। अब इन दोनों में क्या फर्क है देखिए, देखो एल नीनो, इसको वार्म फेज भी कहा जाता है, एल नीनो वार्म फेज। इसमें क्या होगा कि दिस इज अ क्लाइमेट इवेंट इन विच द सरफेस वाटर ऑफ द पैसिफिक ओशन, देखो पैसिफिक ओशन ये अमेरिका और इस तरफ आप देखिए कि ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में ये सारे का सारा पैसिफिक ओशन है। ठीक है, तो इस पैसिफिक ओशन के हवाले से आप देखें कि दिस इज अ क्लाइमेट इवेंट इन विच द सरफेस वाटर ऑफ द पैसिफिक ओशन बिकम्स अनयूजुअली वार्म नियर द साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका वाला जो रीजन है यहां पर वो अनयूजुअली वार्म हो जाएगा इन विंड्स की वजह से, इन करंट्स की वजह से। ये जो करंट्स इसके अंदर पैदा हो रहे होते हैं तो उसकी वजह से हीट इस तरफ माइग्रेट कर जाती है, और जो साउथ अमेरिका वाली जगह होगी वहां पर सरफेस वाटर ऑफ पैसिफिक ओशन अनयूजुअली वार्म हो जाएगा। ठीक है, अनयूजुअली वार्म। तो उसकी वजह से क्या होता है, आप इसको सिंपल वर्ड्स में यूं समझ लें कि पैसिफिक ओशन जब वार्म हो जाएगा इस एरिया में, इट कॉजेज मोर रेनफॉल एंड फ्लड्स। ये जो हिस्सा ज्यादा वार्म होगा वहां पर बारिशें बहुत ज्यादा बरसना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, एंड वार्मर विंटर इन मैनी प्लेसेस। तो इस तरह से बहुत ज्यादा जगहों पर जो विंटर हैं वो वार्म हो जाएंगे, यानी सर्दी का स्पेल कम हो जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी। इस वजह से इसको वार्म फेज कहा जाता है। तो इस दौरान में जब ये एल नीनो इफेक्ट आ रहा होता है तो वार्म वाटर मूव्स ईस्टवर्ड टुवर्ड्स साउथ अमेरिका, वार्म वाटर इस तरफ को माइग्रेट कर रहा होता है। रेनफॉल इंक्रीजेज इन द साउथ अमेरिका, इस साइड पर रेनफॉल बढ़ जाती है। जबकि ड्राउट्स में अकर इन द ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ एशिया, इस साइड पर ऑस्ट्रेलिया और साउथ एशिया वाली साइड पर बारिशें बहुत कम हो जाएंगी और यहां पर ड्राउट प्रोग्रेस करेगा, और विंटर बिकम्स वार्मर इन मैनी रीजन्स। तो ये सारे इफेक्ट्स आएंगे इस एल नीनो इवेंट की वजह से। ठीक है, तो एल नीनो इवेंट, उसके बाद फिर इसी तरह से कुछ अरसे के बाद जब ये विंड पैटर्न चेंज होता है, करंट्स चेंज होते हैं, तो इसे कहते हैं ला नीना। तो ला नीना कोल्ड फेज को कहा जाता है। ला नीना इज द अपोजिट ऑफ एल नीनो। जो एल नीनो था उसके बिल्कुल अपोजिट है। यानी इसमें क्या होगा कि व्हेन द पैसिफिक ओशन बिकम्स कूलर देन नॉर्मल नियर द साउथ अमेरिका। पहले यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो गई थी ना, अब ये जगह ठंडा होना शुरू हो गई है, यहां पर सरफेस वाटर कूल डाउन हो गया है, और जबकि दूसरी साइड पर हीट माइग्रेट कर गई है, वो करंट पैटर्न चेंज होने की वजह से। ठीक है, तो आप इसको यूं समझ लें कि पैसिफिक ओशन जब कूलर हो जाएगा, व्हेन इट बिकम्स कूलर, तो ऐसी सूरत में इट कॉजेज मोर स्टॉर्म्स इन एशिया एंड कोल्डर विंटर्स इन मैनी प्लेसेस। यहां पर ज्यादा बारिशें होंगी, स्टॉर्म्स आएंगे, ठीक है, सुनामीज आ सकते हैं, और उसकी वजह से यहां पर विंटर वो बहुत ज्यादा कूल हो जाएंगे, यानी सर्दी का स्पेल बढ़ जाएगा। इस वजह से इसको कोल्ड फेज कहते हैं। तो अब आप देखिए इसमें कि कूल वाटर राइजेस नियर द साउथ अमेरिका, उसके बरक्स जैसे पिछले केस में बताया था कि साउथ अमेरिका में वहां पर वार्म वाटर राइज कर गया था ना,
रेनफॉल इंक्रीजेज इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ एशिया, जबकि पहले वाले केस में यहां पर साउथ अमेरिका वाले रीजन में रेनफॉल बढ़ी थी, यहां पर ड्राउट आ गया था। अब ड्राउट कहां पर आएगा, मे अकर इन द साउथ अमेरिका, इस हिस्से के अंदर ये ड्राउट आने का अंदेशा है। और विंटर बिकम्स कोल्डर इन मैनी प्लेसेस। तो आपने देखा कि ये जो एल नीनो और ला नीना इवेंट्स हैं, जिनको हम ओशन करंट्स का नाम देते हैं, तो ये ओशन करंट्स भी इस तरह से चेंज होते रहते हैं। इनके अंदर कुछ कुछ अरसे के बाद चेंजेस आती रहती हैं, जिससे ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें यूं साइकिल चल रहा है, वो उसमें चेंजेस आ रही हैं। अच्छा, इसी तरह से नेचुरल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो जो ग्रीन हाउस, जी जकी क्या कहते हैं बेटा आप? सर ये जो कोल्ड होगा, एल नीनो और ला नीनो है, ये वहां पे भी हो सकता है जहाँ पे कोई डैम्स या कोई दरिया के पास हो इलाका है, वहां पे भी ये काम हो सकता है, वहां पे सर्दी ज्यादा हो या गर्मी इस तरह ओशन करंट की वजह से? नहीं, ये बड़े एरिया के अंदर मोस्टली ये वाला जो इवेंट है ना, ये क्लाइमेटिक इवेंट्स, ये पैसिफिक ओशन जो कि यहाँ पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और एशिया के दरमियान में रीजन है, ये वहां पर विंड पैटर्न के चेंजेस की वजह से ओशन करंट्स में चेंजेस आती हैं, और उसकी वजह से ये उन इलाकों के अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अंदर पैटर्न में चेंज आ रहा होता है। कि ऐसे किसी छोटे एरिया के ऊपर आप उसको ऐसे अज्यूम नहीं कर सकते कि वहां पर यूं एल नीनो या ला नीना इफेक्ट डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये इस ब्रॉडर रीजन के ऊपर इस चीज को ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक, ओके सर। अच्छा, तो नेचुरल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। तो ग्रीन हाउस गैसेस, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के कोर्स में भी जो इकोलॉजी का चैप्टर है उसमें ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ा है कि कुछ गैसेस ऐसी हैं, जैसे अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र किया था, ये हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट हो जाती हैं, और इन गैसेस से सन की रेडिएशंस अंदर पेनिट्रेट तो कर जाती हैं, लेकिन हीट रेडिएशंस वापस बैक नहीं हो पाती हैं, और उनके अंदर ट्रैप होने की वजह से अर्थ की सरफेस थोड़ी सी वार्म हो जाएगी। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस ना सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज से अराइज होती हैं, बल्कि इनका नेचुरली भी इमिशन हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम पहले जो नेचुरल ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसको यहां पे एड्रेस कर रहे हैं। आगे चलकर हम जो एंथ्रोपोजेनिक यहां पर फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे उसको हम एड्रेस करेंगे। जी, तो नेचुरल जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो कैसे होती है? तो नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस लाइक डीके ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, जो भी कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं उनका डेड ऑर्गेनिक मैटर डीके होता है, और डीकंपोजिशन एक्टिविटी के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होगी। ठीक है, रेस्पिरेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो रेस्पिरेशन के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करते हैं ऑर्गेनिजम्स। और इसी तरह से जो वेटलैंड्स होती हैं, जो दलदली जमीनें होती हैं, रिलीज ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये आप देखेंगे नेचुरल जगह हैं, नेचुरल इवेंट्स हैं जिनसे ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो रहा है। एंड दीज गैसेस सिंस दे हैव एबिलिटी टू ट्रैप द हीट, से ये कंट्रीब्यूट करती हैं ओवरऑल अर्थ के टेम्परेचर को चेंज करने में। ठीक है भाई, तो ये थे नेचुरल फैक्टर्स जो क्लाइमेट चेंज को कॉज कर रहे थे। अब जरा हम यहां पर ऑब्जर्व करते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन कॉज्ड फैक्टर्स कौन से हैं जो क्लाइमेट चेंज का सबब बनते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको जैसे शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं सिंस द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? जब इंसान को अकल आई, उसने मशीन बनाई, और मशीन बनाने के साथ साथ फिर उसने इंडस्ट्री बनाना शुरू की। तो इस तरह से देखते ही देखते दुनिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने काम करना शुरू किया, और फिर साथ साथ ये ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ किस्म के जराए डेवलप हुए, तो उसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, इन एक्टिविटीज की वजह से हमारे क्लाइमेट के अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंजेस शुरू हुई हैं। तो हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अगर देखें कि कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो उनके अंदर आपको नजर आएगा जैसे डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और एग्रीकल्चर,
लैंड यूज चेंजेस, वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, एरोसोल्स एंड केमिकल्स, ये सारे एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स कहलाते हैं जो क्लाइमेट चेंज कॉज करते हैं। इसमें सबसे पहले आप जरा डिफॉरेस्टेशन और अर्बनाइजेशन को देखें। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है ना, फॉरेस्ट को हम काटते हैं, इसे डिफॉरेस्टेशन कहा जाएगा। और अर्बनाइजेशन का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ सिटीज। आप अगर जो फॉरेस्ट है उनको खत्म करके या फिर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है उनको खत्म करके वहां पर हाउसिंग कॉलोनीज डेवलप करेंगे तो इसे अर्बनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या इंपैक्ट आएगा, तो याद रखिए कि ये जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, फोटोसिंथेसिस, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक किस्म का रॉ मटेरियल है और प्लांट्स, उनके पास ये एबिलिटी है कि वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके अपने फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर देते हैं, एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर देते हैं, हेल्पिंग टू रेगुलेट द अर्थ क्लाइमेट। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल बफर्स। फॉरेस्ट्स को या ट्रीज को ये टाइटल दिया जाता है इन्वायरमेंटल बफर्स का। क्यों इनको इन्वायरमेंटल बफर्स कहते होते हैं, उसकी वजह आपको बताइए कि चूंकि ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर लेते हैं तो इस तरह से इनकी वजह से क्लाइमेट मॉडरेट रहता है। अगर ट्रीज मौजूद हो तो क्लाइमेट मॉडरेट रहता है, उसमें चेंजेस नहीं आती हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इन्वायरमेंटल बफर्स। जैसे आपने केमिस्ट्री में बफर की टर्म पढ़ी होगी ना, बफर ऐसे सॉल्यूशंस को कहा जाता है जो पीएच के अंदर कोई चेंज नहीं आने देते, जो पीएच रेजिस्टेंट सॉल्यूशंस होते हैं उनको बफर सॉल्यूशन कहा जाता है। तो इसी तरह से इन्वायरमेंटल बफर की टर्म ट्रीज के लिए या फॉरेस्ट के लिए इस वजह से यूज की जाती है कि ये इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस को प्रिवेंट करते हैं। इन्वायरमेंट में पीएच की चेंजेस को नहीं, यहां पर पीएच का कोई लेना देना नहीं है, वो केमिस्ट्री में बफर की टर्म जब हम यूज करते हैं तो वहां पर पीएच का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये चूंकि इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस को प्रिवेंट करते हैं, इस वजह से इन्हें इन्वायरमेंटल बफर्स कहा जाता है, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन इज द कटिंग ऑफ ट्रीज। जब हम इस तरह से दरख्त काटते हैं, ख्वाह उसका कोई भी पर्पज हो, ठीक है, किसी भी मकसद के तहत हम दरख्त को काटते हैं तो ये डिफॉरेस्टेशन कहलाएगा। तो व्हेन फॉरेस्ट आर कट डाउन फॉर एग्रीकल्चर, वो पर्पजेस एग्रीकल्चर हो सकता है, लॉजिंग यानी आप कोई घर वगैरह बनाने के लिए, या अर्बन डेवलपमेंट जिसे अर्बनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ सिटीज। तो इसकी वजह से एक इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक लॉस हो जाता है। यानी ये टर्म जो कार्बन सिंक है ये भी हम ट्रीज के लिए यूज कर रहे हैं। देखो ट्रीज को यहां पे दो मुख्तलिफ नाम दिए गए। एक तरफ इसे इन्वायरमेंटल बफर कहा गया क्योंकि ये इन्वायरमेंट में आने वाली चेंजेस को प्रिवेंट करते हैं, उसको मॉडरेट रखते हैं इस वजह से। और दूसरी तरफ ये जो टर्म है कार्बन सिंक, ये भी हमने ट्री के लिए यूज की है। कार्बन सिंक का मतलब है कि ये वो जगह है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड आकर डिपॉजिट हो रही है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, तो इस वजह से दे एक्ट एज कार्बन सिंक। तो ये एटमॉस्फेयर में से कार्बन को यूटिलाइज करवा रहे हैं, तो ये लॉस हो जाएगा जब आप दरख्त काट देंगे, ठीक है ना। तो चाहे उसका पर्पस कितना ही उम्दा क्यों ना हो, आप अपने सिटीज बना रहे हैं, आप अपने घर बना रहे हैं, आप अपने एग्रीकल्चर कर रहे हैं, चाहे जो भी मकसद हो, लेकिन ये ओवरऑल क्लाइमेट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो एडिशनली बर्निंग ट्रीज ड्यूरिंग डिफॉरेस्टेशन रिलीजेस स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो देखो कई दफा ऐसा होता है कि फॉरेस्ट फायर लग जाती है किसी बेएहतियाती की वजह से, या समटाइम कुछ नेचुरल कोई फेनोमेना भी होते हैं जो फॉरेस्ट फायर का सबब बनते हैं। तो जंगलात में यूं आग लगती है तो उससे ना सिर्फ बहुत सारे दरख्त जाया हो जाते हैं, बल्कि उस आग की वजह से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाता है। तो ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि एनवायरनमेंट के अंदर ये क्लाइमेट चेंज आ रहा है। दूसरा फैक्टर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो कंबस्शन ऑफ कोल, ऑयल, नेचुरल गैस फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ इसके भी पर्पसेज हैं। तो दिस लीड्स टू द एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट।
इससे भी बहुत सारी गैसेस निकल रही हैं जो कि हीट को ट्रैप करने का सबब बन रही हैं और उससे क्लाइमेट चेंज आ रहा है। फिर तीसरा इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड एग्रीकल्चर। तो इंडस्ट्री तो मैंने आपको बताया ना कि सबसे जो मेन कॉज था वो यही था एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का। जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो तब से ये बहुत तेज हो गया। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज लाइक सीमेंट प्रोडक्शन, इसके अलावा सर्टेन केमिकल प्रोसेसेस, ये उनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो खास तौर पर ऐसी इंडस्ट्रीज जहां से डायरेक्ट इस तरह की इमिशन हो रही हो और बाकी इंडस्ट्रीज जहां से इनडायरेक्टली इन चीजों की इमिशन हो रही है। देखो, अगर कोई दूसरी इंडस्ट्री जहां से डायरेक्टली इन चीजों की इमिशन ना भी हो, वो जाहिर एनर्जी तो खर्च करते हैं ना, तो एनर्जी कहां से आएगी? एनर्जी भी फॉसिल फ्यूल को बर्न करके या किसी गैस को या इस तरह से किसी और फ्यूल को बर्न करके ही हासिल की जाएगी। तो इनडायरेक्टली जहां पर भी इंडस्ट्रीज एक्सपैंड होंगी तो वहां पर इंपैक्ट जरूर आएगा, वहां पर ये क्लाइमेट चेंज बनेगा। तो अब अगर आप दुनिया में देखें कि ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स कौन सी हैं जहां पर ज्यादा इंडस्ट्री मौजूद है, तो वो जाहिर है कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, ठीक है, इस तरह की जो बड़े कंट्रीज हैं उनके पास बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं। हम जैसे गरीब ममालिक के पास तो है ही कोई नहीं। तो क्लाइमेट चेंज के जो सबसे बड़े पॉजिटिव एजेंट्स हैं, अगर कंट्रीज को हम पॉइंट आउट करें, तो वो भी यही कंट्रीज हैं जो क्लाइमेट चेंज का सबब बन रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे शुरू में बताया था कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इवेंट है कि जो किसी एक जगह पर हो तो दूसरा खुश हो रहा हो कि बस उसमें क्लाइमेट चेंज आ रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसा नहीं है। ये रफ्ता रफ्ता पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है। ठीक है, तो ये ग्लोबल कंसर्न बना हुआ है। हाँ जी, तो लैंड यूज चेंजेस, कि हम लैंड का जो यूज है उसके अंदर जो चेंज करते हैं, यानी बियॉन्ड। जी जकी, क्या कह रहे हैं आप? तो ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज मतलब किसी एक कंट्री की वजह से हो रहा हो या कुछ कंट्रीज की वजह से, लेकिन वहां पे इतनी मतलब क्लाइमेट चेंज ना आए, बाकी कंट्रीज में जिनकी वजह से कम हो रहा है वहां पे ज्यादा आ जाए। जैसे अमेरिका, इनमें इतना क्लाइमेट चेंज नहीं होता जितना हमारी कंट्रीज में हो रहा है। हाँ जी, तो देखो वो साथ साथ उसके लिए मेजर्स भी अडॉप्ट करते हैं ना। यानी उन्होंने, उनके पास फॉरेस्ट भी ज्यादा हैं, वो ज्यादा अच्छी, उनके पास चूंकि रिसोर्सेज ज्यादा, इंडस्ट्री ज्यादा है, बेशक वहां से इमिशन ज्यादा हो रही हैं, लेकिन उनके पास चूंकि इन्वेस्टमेंट है तो वो अपनी प्लानिंग्स भी और ज्यादा उम्दगी से कर रहे हैं। तो इस वजह से वहां पर बजाहिर इंपैक्ट कम आ रहा है, लेकिन इंपैक्ट अल्टीमेटली उनके ऊपर भी आना है। तो ये, जैसे मैं पहले भी बार बार कह चुका हूं कि किसी एक जगह पर ये क्लाइमेट चेंज होगा तो वो सिर्फ उस इलाके में कन्फाइंड नहीं रहेगा, वो क्लाइमेट चेंज आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को अपनी लपेट में रहेगा, तो अल्टीमेटली वो भी अफेक्ट होंगे। ठीक है। अच्छा, तो इसमें लैंड यूज चेंजेस में बियॉन्ड डिफॉरेस्टेशन अदर लैंड यूज चेंजेस, जैसे ये अर्बनाइजेशन है या फिर इसके साथ साथ सॉइल डिग्रेडेशन, तो इनके अंदर चेंजेस की वजह से भी ये क्लाइमेट चेंज बन रहा है। दीज एक्टिविटीज ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज बाय रिड्यूसिंग द नेचुरल वेजिटेशन दैट एब्जॉर्ब्स कार्बन एंड इंक्रीजिंग द हीट एब्जॉर्प्शन बाय सिटीज। ठीक है, जिसको अर्बन हीट आइलैंड्स कहा जाता है। देखो, ये जितने भी सिटीज होते हैं ना, ये एक किस्म के हीट आइलैंड्स हैं कि यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द रूरल एरियाज। सिटीज आर वार्मर। रूरल एरियाज जो होते हैं ना वो थोड़े से कूलर होते हैं कि वहां पर नेचुरल वेजिटेशन ज्यादा मौजूद होती है, तो वहां पर क्लाइमेट ज्यादा साफ होगा। और जबकि अर्बन एरियाज, वहां पर ज्यादा हीट ट्रैप हो रही होती है। अच्छा, वेस्ट मैनेजमेंट, तो लैंडफिल्स प्रोड्यूसेस मीथेन। अक्सर जगहों पर लेस वेस्ट को डंप कर दिया जाता है जमीन के नीचे, तो उसकी वजह से फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन होती है एज ऑर्गेनिक वेस्ट ब्रेकडाउन। improperly managed waste including food waste and discarded products increases the release of greenhouse gases। तो वेस्ट को प्रॉपरली उसकी मैनेजमेंट करना ये बहुत जरूरी है, यानी उससे इस तरह की इमिशंस को कंट्रोल किया जाए और इन चीजों को भी दोबारा यूटिलाइज किया जाए किसी और पर्पस के अंदर। यानी वेस्ट को बजाय इस तरह से यूं डंप कर देना, उससे ज्यादा बेहतर ये अप्रोच होनी चाहिए कि आप उस वेस्ट को रिसाइकल करें, तो उससे फिर वहां पर इंपैक्ट कम आएगा।
तो जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे कि जो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर इस तरह का इंपैक्ट कम आता है, तो वो इस तरह मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं, उनके पास चूंकि इन्वेस्टमेंट होती है, तो हम अपना सारा वेस्ट जो है उसको ऐसे ही थ्रो करते जा रहे हैं, तो इस वजह से हमारे ऊपर इंपैक्ट ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से फिर ट्रांसपोर्टेशन, ग्लोबल रिलायंस ऑन द व्हीकल पावर्ड बाय गैसोलीन एंड डीजल इंजन्स emit significant amount of carbon dioxide। तो ये भी देखो, ट्रांसपोर्टेशन जाहिर है कि जितने ज्यादा डेवलप्ड और तरक्की याफ्ता ममालिक है वहां पर ये चीजें ज्यादा हैं, लेकिन उनकी जो इमिशंस हैं ओवरऑल बाकी दुनिया को भी अफेक्ट कर रही हैं। और इसी वजह से देखो अब बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज को ये अकल आई है कि भाई हम ट्रांसपोर्टेशन को रिड्यूस करें, तो वहां पर साइकिलिंग का ट्रेंड बहुत ज्यादा है। जबकि हमारे यहाँ हम जैसे जैसे अमीर होते जाते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां लेना शुरू कर देते हैं ताकि हम अपने पैसे को सही तरह यूटिलाइज कर सकें, तो हम वो बजाय साइकिलिंग के इस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ज्यादा। और आखिर में ये एरोसोल्स और केमिकल्स, तो ह्यूमन मेड एरोसोल्स, ये जो स्प्रे वगैरह होते हैं, सच एज दोज फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कैन have both cooling and warming effect on the climate। ठीक है, some aerosols reflect sunlight, कुछ aerosols जो होते हैं जो बाज चीजों से यूं एवोपरेटिव केमिकल्स हैं उनको एरोसोल्स कहा जाता है, दे रिफ्लेक्ट सनलाइट, उनसे कूलिंग इफेक्ट कॉज होता है। ठीक है, बाय अदर सच एज ब्लैक कार्बन, जिसे सूट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ब्लैक कार्बन, ये सूट, इट एब्जॉर्ब्स हीट एंड कंट्रीब्यूट टू द वार्मिंग, इससे वार्मिंग इफेक्ट आएगा। और इसी तरह से ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं जो कि रेफ्रिजरेटर्स और इसी एयर कंडीशनिंग प्लांट से रिलीज होते हैं, एंड अदर केमिकल्स नॉट ओनली चेंज द ओजोन लेयर बट ऑल्सो पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस, इनसे ओजोन लेयर भी डिस्ट्रॉय हो रही है और ये ग्रीन हाउस गैसेस के तौर पर भी एक्ट कर रहे हैं, तो ये चीजें भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं क्लाइमेट चेंज के अंदर। ठीक है बच्चों, तो हमने आज के इस लेक्चर के अंदर ये जो नेचुरल कॉजेस थे और एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस क्लाइमेट चेंज के, उनको हमने अंडरस्टैंड किया है, क्लाइमेट चेंज होता है क्या है इसको हमने समझा है। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताएंगे कि इस क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लोरा और फाना के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो उस इंपैक्ट को हम एड्रेस करेंगे जो क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहा है। ठीक है भाई, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।